गंध पिट रही है, ब्रह्मन्ना का वो जो इनका देवगौड़ा के पुत्र और प्रपुत्र वाला कांड, तो कैसे आप इसको, क्या आप 102 सीटें नहीं थी इनके पास और वो कह रहे हैं कि हमको करना है, जो तेलंगाना में 10 सीटें मिल जाएंगी, अब 2 ही जगह बचे हैं पॉकेट, आंध्र प्रदेश 25 सीटें और तेलंगाना 17 सीटें जहां 13 मई को वोट डाले जाने, 42 सीटें बाकी तो कैद हो चुकी हैं। क्या आप इसके पीछे कैसे, और ये क्या चाहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्या इतना फायदा और कर्नाटक में कितना नुकसान, आप उस कांड को तो हो ही चुका था, क्या देख रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले में कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों ही जगहों पे बदली हुई परिस्थिति, चाहे वो दक्षिण हो और फिर चाहे 400 पार हो, उसके पीछे कहीं यही ईवीएम का खेल है, ऐसा हम उसको मान सकते हैं कि ये जो विपक्ष का या ब्लेम है या विपक्ष की जो आशंका है वो कहीं कुछ परवान चढ़ सकती है यदि ऐसे नतीजे, क्योंकि जमीनी हालात तो हमको कहीं नहीं दिख रहे हैं। चुनाव जो व्यवस्था तंत्र है उस पर सवाल उठेंगे, ईवीएम पर सवाल उठेंगे, भाजपा बड़ी ही आसानी से अपने बयानों से पलट जाए। मैंने कहा ना, एक सेकंड दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर इस चुनाव में बाहर आएगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चौथे चरण की वोटिंग निकट है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले 3 चरणों में 283 सीटों पर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के भविष्य ईवीएम में पहले से ही कैद हैं। एक सीट सूरत, जो बिना लड़े ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, वहां कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं बचा था। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ था और बाद में जो वहां और कैंडिडेट्स थे उन सब ने अपने नाम वापस ले लिए थे। वो क्या वृतांत था देश जानता है, देश ने देखा है। अब जो ये चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें दक्षिण भारत की करीब 42 सीटें, उन पर वोट डाले जाने हैं। 25 सीटें आंध्र प्रदेश की हैं और 17 सीटें तेलंगाना की हैं। मैं ये बात दक्षिण भारत की इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि दक्षिण भारत में 132 सीटें हैं और 132 सीटों में पिछला यदि हम चुनाव देखें 2019 का, तो एक कर्नाटक को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरे सीन से नदारद थी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी पट्टी है, हिंदी राज्य है, उत्तर प्रदेश, जो सत्ता का गलियारा माना जाता है, जहां से ज्यादा सीटें जीतने वाला दल अधिकांशतः केंद्र की सरकार में पहुंचता है, सत्ता उसी को मिलती है, पाता है, वहां हालत खराब है। 2019 की तुलना में इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां काफी मुश्किलों में है। और हिंदी पट्टी के कई सारे राज्य हैं जहां कठिनाइयां हैं, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, वहां भी हालात बहुत बेहतर अच्छे नहीं है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा यह किया है कि दक्षिण पट्टी से, दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी। जैसा मैंने बताया कि 132 सीटें हैं दक्षिण भारत में और जो पहले 3 चरण हैं, उन 3 चरणों में 90 सीटों पर वोट डल चुके थे, अब सिर्फ 42 सीटें बची हैं। और इन सब के बीच अमित शाह का यह दावा कि दक्षिण भारत में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी, ये किसी के गले उतर नहीं पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो खाटी नेता हैं, पुराने लीडर हैं, जो आज नेपथ्य में कहीं किनारे लगे हुए हैं, वो भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये दावा आखिर कैसे किया जा रहा है, इसके पीछे राज क्या है। और पूरे देश में हम हालात देख ही रहे हैं। जो ट्रेंड रहा है पिछले 3 चरणों की वोटिंग का, उसमें जो मतों का प्रतिशत गिरा है, वोटर जो है बहुत रुझान नहीं दिखाया है। तो इन सब के बीच मुश्किलात पहले से ही बड़ी थी और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो टेम्परामेंट है वो इस बार बहुत अलग है। और वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जो भावनात्मक मुद्दे हैं उन्हीं को कैश कराकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के पूरे जतन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई दाव चल नहीं रहा है। और इन सब के बीच अमित शाह का दावा, जैसा मैंने कहा, कि बड़ा विस्मय पैदा कर रहा है। तो हम उनके दावे को लेकर क्या हालात हैं दक्षिण भारत में वास्तविक तौर पर, उसे जानने के लिए, उसे बूझने के लिए, उसे समझने के लिए चलते हैं एक खास जर्नलिस्ट श्री विनय ठाकुर साहब। विनय ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय सर जो है 3 दशक से ज्यादा का उनका जर्नलिज्म का अनुभव है और वो लगातार
चुनावों पर दक्षिण में बहुत ज्यादा अभी इस बार तो बहुत सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, और उन्होंने पूरा क्षेत्र को नापा है। तमिलनाडु उन्होंने पूरा देखा है, कर्नाटक देखा है, और भी वो राज्यों में गए हैं, देख रहे हैं। मेरे सर ये जो निकल कर आता है, जो अमित शाह जी ने आज जो दावा किया है कि दक्षिण भारत में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, हो सकता है उनके पीछे उसका मंतव्य ये भी हो कि उनके जो अलायंस पार्टनर है उनसे मिलाकर भी हम मान लें। क्या सीन आप देखते हैं, क्या पाते हैं कि क्या बीजेपी या उनके पार्टनर सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकते हैं दक्षिण भारत से? आपकी प्रतिक्रिया? नहीं संजीव जी, ये स्थिति बिल्कुल नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि अगर जब हम देखते हैं कि जो उनके समर्थक जो सोशल मीडिया चैनल्स है, या जो राजनीति में हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातों को भी काफी महत्व देखते हैं, क्योंकि उस समय में जो भी नेता या जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, तो वो पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करते। तो अमित शाह जी का जो ये बयान है, वो क्योंकि राजनीति के लोग बहुत चतुर होते हैं और कई बार जो वो बयान देते हैं उसका ऑडियंस अलग अलग होता है, और मुझे लगता है कि ये जो बयान अमित शाह जी का है, वो जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि उत्तर भारत में जहां चुनाव से पहले ये मान लिया जा रहा था कि विपक्ष कहीं भी मुकाबले में नहीं है और राम मंदिर को लेकर के एक ऐसी लहर चलेगी कि पांव उखड़ जाएंगे विपक्ष के। पर जब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल बदल रही है, और अपने कार्यकर्ताओं को या अपने मतदाताओं को बांध करके रखने के लिए इन्होंने जो एक स्मोक स्क्रीन खड़ा किया था कि इस बार बीजेपी की दक्षिण में जबरदस्त लहर है और ये पूरा का पूरा दक्षिण वो कैप्चर कर रहे हैं, वो स्थिति जमीन पर कहीं नहीं दिखती है। मैं अमूमन पूरा तमिलनाडु मैंने लगभग दौरा किया था काफी जगहों पर, और केरल भी मैं गया था, और बाकी जगहों की जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कहीं से भी इस बात की तस्दीक नहीं करती है कि बीजेपी एक बड़ी लहर के रूप में आ रही है, और जैसा कि अमित शाह ने कहा कि वो सब पार्टियों को पीछे छोड़ देगी और सबसे बड़े दल के रूप में सामने आएगी। ये स्थिति बहुत ही असंभव सी दिखती है, क्योंकि जिन लोगों से मैंने बात की या उनके जो कार्यकर्ता भी जो थे, कहीं भी वो ये नहीं कह रहा था कि वो चुनाव जीत रहे। ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा रहा था कि वो मुकाबले में है और कड़ी टक्कर दे रहे, और उनके जो समर्थक जो चैनल्स हैं, वो भी बात कह रहे हैं कि बामुश्किल तमिलनाडु में उन्हें 2-3 मुश्किल से मुश्किल 5 सीट मिल सकती है। वो सीटें भी जो आएंगी उसमें पार्टी का रोल कम और व्यक्तियों का रोल ज्यादा है, क्योंकि वो जो नेता आए हैं वो दूसरी पार्टियों से अपना वोट लेकर के आए हैं। केरल की जहां तक बात है, केरल में भी मुश्किल से इन्हें 3 सीट की बात की जा रही, वो भी उसमें भी व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में जो इन्होंने जो दाव चला, इन्हें लगा कि ये जो इनका लॉक जाम है केरल में आगे नहीं बढ़ पाने का, उसको कहीं ना कहीं ये ईसाई मतदाताओं को साथ लेकर के उसको कर पाएंगे, और इसीलिए इन्होंने अनिल एंटोनी को खड़ा भी किया। पर हम देखते हैं कि हमारा जो मतदाता है भारत का, वो बहुत ही सुलझा हुआ है और कई बार राजनीतिक पंडितों को और नेताओं को बहुत छकाता है। आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। वो भले आप अगर उसे बहुत समझाने की कोशिश करेंगे तो दबाव में वो शायद ना बोले, पर वो अपना मत जाहिर करते समय बहुत सुलझे, ये हमने इतिहास में भी देखा है। भाजपा जो उनकी जबरदस्त आशा दिख रही है, जो तेलंगाना में उनको लग रहा है कि बीआरएस बिल्कुल ही बिखर रही है और कांग्रेस उस स्पेस को कैप्चर नहीं कर पाएगी, चुनाव चूंकि लोकसभा का है और इसलिए उनको एज होगा। ये एक तो पहली बात तो ये कि हम जिस युग में जी रहे हैं मीडिया के, उसमें किसी को भी जो मास्टर नैरेटिव्स का बहुत कंट्रोल नहीं होता। सोशल मीडिया जो है वो आपको मास्टर नैरेटिव्स के कंट्रोल से मरहूम कर देती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से मुख्यधारा मीडिया की हालत हुई कि कोई भी जो एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आम लोगों ने और जो सोशल मीडिया पे जो तमाम पुराने लोग जो न्यूट्रल्स हैं
और जिनकी जमा पूंजी रही है काफी दिनों से रिपोर्टिंग, और उन्होंने इसको खंडित किया है। तो तेलंगाना में भी जो मीडिया में जो शोर है और जो जमीन पर जो हकीकत है, उस दोनों के बीच में बहुत गैप है। तो इसका फायदा वो उठाते हैं, क्योंकि आज जो राजनीति है, आज राजनीति के कई आयाम है, वो बाजार से जुड़ी हुई है। कई बार इसका आप देखते होंगे कि कई बार लोग सट्टा बाजार से ही चुनाव परिणामों का आकलन निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग जो सेंसेक्स में उतार चढ़ाव हो रहा है उससे ही आकलन निकालने की कोशिश करते हैं। और इस बार के चुनाव में तो ये जो कॉर्पोरेट फंडिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है। क्या पता ये जो बयान हो वो उन सब के वो सब ताकतें जो बीजेपी को खड़ा करके आगे लाना चाहती है, उनका धीरज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि हम आ रहे हैं। क्योंकि दक्षिण में आर्थिक रूप से बहुत स्टेक पे लगा हुआ है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में बड़े इन्वेस्टमेंट होने जा रहे हैं, चाहे वो डिफेंस के हिसाब से हो, स्पेस इंडस्ट्री के हिसाब से हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हिसाब से। और ये विवाद का भी विषय चलता रहा है कि दक्षिण को उनका पूरा हक नहीं दिया जा रहा है, तमाम चीजें। अभी भी दक्षिण में आप जब जाते हैं, कर्नाटका की बात छोड़ दीजिए, कर्नाटक में बीजेपी का लंबे अरसे से प्रभाव रहा है, वहां उनकी उपस्थिति रही है, तो उनको वहां बाहरी की तरह नहीं देखा जाता। पर अब जब आप तमिलनाडु में यात्रा करते हैं और केरल में यात्रा करते हैं, तो भाजपा को मुख्य रूप से एक उत्तर भारत की हिंदी वालों की पार्टी देखी जाती है, और उनकी जो भी प्रगति है वो यहाँ के जो स्थानीय दल है उनके पीछे हो रही है, उनके अपने शक्ति पर नहीं हो रही है। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तो वो राष्ट्रीय दल मतलब उनको कांग्रेस जी। और कांग्रेस को ही वो मानते हैं कि यहाँ की स्थानीय राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से और लोगों की भावनाओं के अनुरूप वो काम करें। तो भाजपा को अभी काफी लंबा वक्त तय करना है तमिलनाडु में अपनी स्वीकृति के लिए, केरल में अपनी स्वीकृति के लिए, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में वो अपरिचित नहीं है, पर उनको राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए काफी कुछ करना है। ऐसे में अमित शाह का जो दावा है वो काफी चौंकाता है कि ये किस आधार पर कहा जा रहा, और ये जो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को काफी धुंधला करता है, और वो तमाम शंकाएं जो विपक्ष जाहिर करता रहा है उन सबको कई ढंग से बल देता है। क्योंकि जोर भाजपा काफी लगा रही, यहाँ भी तेलंगाना में भी गिरफ्तारियां हुई, तेलंगाना में भी बीआरएस की पार्टी को एक ढंग से उसके नेताओं को हड़पने की कोशिश की गई, तमाम हाई वोल्टेज प्रचार हुआ, इसके बावजूद माहौल बनता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल माहौल बनता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में जो टोटल हम 132 सीटों की बात करते हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, पिछली बार शून्य था बीजेपी। केरल में 20 सीटें हैं, शून्य थी बीजेपी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, वहां भी कोई खाता भारतीय जनता पार्टी का नहीं खुल पाया था। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटें हैं वहां, और सिर्फ 4 पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाई थी। कर्नाटक भर एक ऐसा राज्य रहा था जहां 28 सीटों में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, और उसके अलायंस पार्टनर टीडीएस ने 1 सीट पाई थी। 27 का आंकड़ा था, 129 में 27 सीटें थी। अब 27 और 129 यानी अंतर आप देखिए 102 सीटों का है। कैसे पटेगा? और अभी जो कर्नाटक में भी जो हालात है, देखिए अब उल्टा है दृश्य कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की, पिछली बार अलग दृश्य था। आप वहां जो कांड हुआ है, जो वहां जो इनके अलायंस पार्टनर है उनके साथ का जो मसला कांड चल रहा है, जिसको लेकर दुनिया में कहीं ना कहीं भद्द पिट रही है, रमन्ना का वो जो इनका देवगौड़ा के पुत्र और प्रपोत्र वाला कांड, तो कैसे आप इसको, क्या आप 102 सीटें नहीं थी इनके पास, और वो कह रहे हैं कि हमको करना, जो तेलंगाना में 10 सीटें मिल जाएंगी। अब 2 ही जगह बचे हैं पॉकेट, आंध्र प्रदेश 25 सीटें और तेलंगाना 17 सीटें, जहां 13 मई को वोट डाले जाने हैं। 42 सीटें बाकी तो कैद हो चुकी। क्या आप इसके पीछे कैसे, और ये क्या, चाहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्या इतना फायदा और कर्नाटक में कितना नुकसान आप
उस कांड को तो हो ही चुका था, क्या देख रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले में कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों ही जगहों पे बदली हुई परिस्थिति। देखिए, कई बार जो आप पॉलिटिकल बज क्रिएट करते हैं और जो आप एक माहौल बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए जिसको बोलते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड आपके पास है या नहीं। तो पिछले चुनावों में जो भी स्थिति रही हो, पर इस चुनाव में जिस हिसाब से असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस लड़ी है और जिस हिसाब से माहौल बदला है, जिस हिसाब से भाजपा ने जेडीएस से जब समझौता किया है, तो जेडीएस के जो सपोर्टर है, जो कोर सपोर्टर, उनमें से भी विभाजन हुआ है और जेडीएस के पास अल्पसंख्यकों का भी एक बड़ा समूह वोटर के रूप में था और ये तय है कि वो वोटर जो है अब वो बीजेपी या जेडीएस को वोट नहीं करेगा। इसके काउंटर में जो बात कही जाती है कि जब भी अल्पसंख्यक वोटों का पोलराइजेशन होता है तो काउंटर पोलराइजेशन होता है, वो काउंटर पोलराइजेशन इस बार कर्नाटक में नहीं दिख रहा है। भले नेता इस बात की घोषणा करते रहे कि नहीं नहीं वो 20 सीटें कर्नाटक में जीत जाएंगे, पर कम से कम जो रिपोर्टिंग है या जो फील मिल रहा है लोगों को, वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहा है कि वो उतनी बढ़त उन्हें हासिल। तेलंगाना और सीमांध्र में भी हम ये देखते हैं कि वहां भी जो जमीनी हालात जो है, वो जो पदयात्रा राहुल गांधी की जो रही, जो तेलंगाना से होके गुजरी और कर्नाटक से होके गुजरी, उसके बाद जमीनी हालात बदले और वहां पर जो रेवंत रेड्डी आए हैं, उनका जो अंदाज है और उनकी जो ऊर्जा है, वो पुराने नेताओं से बिल्कुल अलग है और वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उसको बोलते हैं ना कि एक एक चीज का एक एक चीज से जवाब देने का। वो संकोची नेतृत्व नहीं है कि बयानों में उनमें तुलसी नहीं दिखती हो। जितना तुर्स बयान बीजेपी देती है उतना तुर्स बयान रेवंत रेड्डी भी देते हैं। तो ये जो एक जिसको बोलते हैं कि लड़ती हुई कांग्रेस जो है, वो तेलंगाना में और आंध्र में भी दिखती है, क्योंकि वहां भी शर्मिला के आने के बाद से और रेवंत रेड्डी के ठोस रूप से चुनाव मैदान में आने से हालात बदले। हालांकि बीजेपी ने जो गठबंधन स्टिच किया है टीडीपी और जनसेना पार्टी से, तो वो जो समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं कागज पर जो समीकरण है, उस हिसाब से उनको लगता है कि वो पूरा स्वीप कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति, देखिए कागजों में जो हम जोड़ते हैं 2+2, राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो जमीन पर उनके कार्यकर्ता आपस में किस हिसाब से उनका संबंध है और अंत तक किस तरह की ऊर्जा वो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे नतीजों को बदल देते हैं। ऐसे में अमित शाह जी का जो बयान, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति का जब बयान देखते हैं तो उनका पुराना इतिहास देखते हैं कि पुराने इतिहास क्या है, वो उसमें क्या है। तो हम देखते हैं कि जहां भी वो संघर्ष करते तो इस तरह के बयान हमको दिखते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो चाहे और कहीं का मामला हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो झोंक रहे हैं। तो वो, और ये भी हम देख रहे हैं कि भाजपा बड़े ही आसानी से अपने बयानों से पलट जाते हैं। निश्चित, तो वो तो ये जो उनकी ये है, मेरे हिसाब से कि नॉर्थ के, उत्तर के उन मतदाताओं को बांध रखने की कोशिश है, जो नए मतदाता हैं, अर्बन हैं और जिनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट अभी उतनी नहीं है। और ऐसे मतदाता अक्सर बयार के साथ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका वोट बर्बाद नहीं हो, वो तो उनका मतदान का कुछ नतीजा आ जाए तो अक्सर वो जीतने वाली पार्टी को वोट दे देते हैं या ना ही देते हैं कभी कभी जब माहौल होता है। मैंने सिर्फ दो चीज पूछूंगा। एक तो आप कह रहे हैं कि परसेप्शन क्रिएट करना, लेकिन परसेप्शन तो देश समझ रहा है, देख रहा है, 3 चरणों में देखा है, दिख रहा है। चाहे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हों, उनके बड़े ऐसे वक्तव्य जिनका कहीं ना कहीं उस पर चुटकियां ली जा रही हैं, उस पर वो हास्य का पात्र भी बन रही है, वो जो उनके दावे हैं या वो है। साथ साथ जो आंध्र प्रदेश की बात है, आंध्र प्रदेश बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां 25 सीटों पर अभी वोटिंग होना है,
और जो ये बात कर रहे हैं बार बार आरक्षण वाली, आज भी उन्होंने आरक्षण को लेकर भाषणबाजी की और कहा है हम 4% वाला आरक्षण मुस्लिमों वाला, उससे इतर भाषण है। इनके अलायंस पार्टनर जो टीडीपी के चीफ हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने दूसरी बात कही है। कंट्रोडक्टी है दोनों में, हम जो पा रहे हैं देख रहे हैं। तो ये जो कंट्रोडिक्शन एक मतलब आपके मिस्टर नायडू और बीजेपी, और दूसरा ये जो परसेप्शन नहीं बन पा रहा है, दोनों पे छोटी छोटी टिप्पणी आप। देखिए संजीव जी, चंद्रबाबू नायडू भारतीय राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। यस, और उनको जिसको बोलते हैं, उनको अगर पोल वोल्ट खिलाड़ी कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो तमाम पार्टियों में अपने फायदे के हिसाब से रहे हैं। और उनका जो गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ है वो मजबूरी का गठबंधन है, और पवन कल्याण के द्वारा बहुत कोशिश करके ये गठबंधन बना है। जो पोजीशंस है दोनों की वो बिल्कुल अलग अलग है जी। और आप देखिए कि जो तमिल जो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जमीनी स्तर पर जो हिंदू मुसलमान के रिश्ते हैं वो उस तरह के नहीं है जो नॉर्थ में जिस ढंग से जो बयान आ रही है और एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दक्षिण में अभी उतनी जहरीली हवा आई नहीं, उतना पोलराइजेशन नहीं हुआ, उतना वो राम मंदिर का असर नहीं है। बीजेपी को खुश करने के लिए भले तेलुगु देशम पार्टी ने एक दो बार रिलीजियस कार्ड प्ले करने की कोशिश की थी। उसमें से एक मुद्दा उन्होंने कहा था कि तिरुपति मंदिर की जो जमीनें हैं वो हम बटाईदारों को, मुसलमानों को नहीं देंगे। और उसके बाद उनका जब लगा कि हमको भाजपा से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है तो वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये जो उनकी कोशिश है वो निश्चित तौर पे चंद्रबाबू नायडू अपना राजनीतिक भविष्य भाजपा के पास गिरवी नहीं रखेंगे। ये अभी उनकी राजनीतिक मजबूरी है, तो वो अपनों को जमीन हासिल करने के लिए वो भाजपा के साथ हैं, पर दोनों की पोजीशन अलग अलग रखी। भाजपा भी चंद्रबाबू नायडू पर पूरा विश्वास नहीं करती, और ये जो है ये जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक है उनका। ये चुनाव में जाते जाते भी कैसे बदलेगा हम आपको को बिल्कुल अंदाजा नहीं। तो ये जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में कितना संदेश गया है, कितना वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, ये देखने की बात। तो ये जो एक माया है वो माया मृग है, और माया मृग है बीजेपी के लिए। और माया मृग दिखता तो पास है पर वो हाथ नहीं आता। राइट, बड़ी बात है कि माया मृग है, दिखता है, हाथ नहीं आता। फाइनल क्वेश्चन करूंगा आपसे जिसका बहुत स्पष्ट जवाब चाहूंगा। आपने संकेत दिए कि वो इनके बयान या इनके दावे के पीछे कुछ और भी है, आपने बहुत संकेतों में कुछ कहा है, लेकिन वो थोड़ा सा और उसको यदि हम स्पष्ट तौर पर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की बात करें कि सबसे बड़ा दल दक्षिण में, क्या उसके पीछे जो आप संकेत दे रहे थे वो संकेत उसको डिकोड करें तो क्या कहिएगा बहुत खुलकर? देखिए वो इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लीजिए, ठीक है। कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है, और उसके बाद आप उसको चूंकि जब उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो उसको लागू कर देते हैं, भले ये इनके प्रकार जिस वो तमाम चीजें चूंकि हमारे सामने है, ईवीएम को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और उसमें कंक्लूसिव कुछ भी नहीं है। वो जो एक बीच का जिसको ग्रे एरिया बोलते हैं, वो ग्रे एरिया में तमाम पार्टियां खेलती है। तो ये आशंका जाहिर तौर पर है कि अगर जो जमीनी हकीकत है उस जमीनी हकीकत से इतना अलग कॉन्ट्रास्ट दावा आ रहा है तो इसके क्या मायने? क्या ये चुनाव नतीजे पहले से उनको पता है? बेनेसर ये तो फिर जब जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में आप बोलो तो देश में भी लागू होगा कि जैसे वो कह रहे हैं दक्षिण में सबसे बड़ा दल और ऐसे ही 400 पार, तो शायद वो उनको नतीजे मालूम है, ऐसे ही मान लिया जाए जो अपने ईवीएम की ओर इशारा किया। ईवीएम कहीं वही खेल शायद देश, और उसमें कहीं इतनी आपको अपने आप पर विश्वास और इतना बड़ा दावा ऐसे बार बार आप कर रहे हैं, किए जाते हैं दावे, लेकिन दावे सच के। और देखिए हम अगर 2014 देखें फिर 2019 देखें, बार बार जो आपने आशंका की बात की कि विरोधी दल विपक्ष उठाता था कि जो नंबर आप देते हैं उसके करीब पहुंचते हैं, और बहुत सारे उसमें शिकायतें भी हैं,
दावे भी हैं, तो फिर वो चाहे वो दक्षिण हो और फिर चाहे 400 पार हो, उसके पीछे कहीं यही ईवीएम का खेल है, ऐसा हम उसको मान सकते हैं कि ये जो विपक्ष का या ब्लेम है या विपक्ष की जो आशंका है वो कहीं कुछ परवान चढ़ सकती है यदि ऐसे नतीजे, क्योंकि जमीनी हालात तो हमको कहीं नहीं दिख रहे हैं। क्या आपकी टिप्पणी फाइनल? देखिए, दक्षिण के मामले में तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर दक्षिण में वो कहते हैं कि सबसे बड़ा दल बल करके उभर करके सामने आएगा और ऐसे नतीजे आते हैं, तो निश्चित तौर पे चुनाव जो व्यवस्था तंत्र है उस पर सवाल उठेंगे, ईवीएम पर सवाल उठेंगे। ये बात ठीक है कि कई बार हमें जो है जनता चौंकाती है, राजनीतिक पंडितों को गलत साबित करती है, वो बात ठीक है। पर वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस बार का जो चुनावी माहौल में ये आप देखने में हमेशा आया कि लोग बोल नहीं रहे, और जब लोग बोल नहीं रहे तो फिर आपको कैसे पता चल रहा है? और जो कैडर पूरी तरह से क्योंकि देखिए दक्षिण में जो है, दक्षिण में विचारधारात्मक रूप से और पार्टियों को कैडर बिल्कुल ठोस होता है, तो उस हिसाब से आप नई स्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते कि एकदम से अगर ये बात डीएमके एआईडीएमके की रहती तो आप एक बात को मान सकते थे कि ठीक है पूरा ही पलट जाएगा इधर से। पर ये ना डीएमके के साथ है ना एआईडीएमके के साथ है। केरल में आप कहानी आपको पता ही है। तो आप सिर्फ एक पीएम को लेकर के साथ चल रहे हैं और छोटी पार्टियों को लेकर के चल रहे हैं जो इंडिविजुअल्स के ऊपर से। तो ऐसी जो राजनीतिक स्थिति में आप ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकते कि दक्षिण में आप सबसे बड़ा दल उभर करके, अगर आप उभर करके आते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। हालांकि हम लोग कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है और हम बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, पर हम लोग जो अनुभव से जो बात करते हैं उसमें ये बात जाहिर है कि शंका सामने आएगी, सवाल उठेंगे। जो मीडिया में हाइप क्रिएट किया गया वो जमीन पर नहीं। देखिए अन्नामलाई को लेकर के बहुत उत्तर भारत के मतदाता को लगता है कि अन्नामलाई खुद भी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और बाकी जगहों पर भी बीजेपी को जिताएंगे, और स्टार कैंपेनर के रूप में केरल और तमाम जगहों पर वो जा भी रहे हैं क्योंकि उनकी एक सेलिब्रिटी स्टेटस, स्टार वैल्यू है। पर वो स्टार वैल्यू वोट में कन्वर्ट होगी ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉन्टूर में लोगों से बात करते समय में बिल्कुल ही अलग बातचीत आ रही थी। और कोई भाजपा का भी कार्यकर्ता ये नहीं कह रहा था कि वो जीत ही रहे, वो कह रहे थे कि हाँ हम कड़ी टक्कर में हैं और हम आसानी से नहीं हारे, लेकिन हम जीत रहे ये कोई दावा नहीं करता। तो इसीलिए ऐसे दावे जो हैं वो आदमी को परेशान करते हैं, खास करके जिनके लोकतांत्रिक मूल्यों में ज्यादा आस्था। बिल्कुल बिल्कुल विनय सर, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमसे बातचीत की, ये खास बातचीत, और आपने बहुत विस्तार से उस पूरे मसले मामले को समझाया। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे विनय जी, जो दक्षिण भारत में सक्रिय हैं। उन्होंने पूरे जो दक्षिण भारत की सीटों को नापा है, आपने सुना उनको, और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जमीनी हकीकत नापते हैं, और इसके पहले भी उनके जो विश्लेषण है हम देखते रहे हैं कि बिल्कुल जो सत्य है उसके करीब रहे। और वो कह रहे हैं साफ तौर पे कि जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो ठीक है, उसके दावे हो सकते हैं, लेकिन यदि ये हकीकत में तब्दील होते हैं, ये दावा हकीकत में तब्दील हो जाता है, तो बहुत बड़े बड़े सवाल उठेंगे। और उन्होंने वो इशारा भी साफ साफ कर दिया है कि सबसे ज्यादा यदि सवाल खड़ा होगा तो फिर वही जो राहुल गांधी ने भी कहा था कि फिक्सिंग कई जगहों पर है, फिक्सिंग हो जाती है, ईवीएम पर जो उंगलियां उठती हैं विरोधी दलों द्वारा, वो कहीं जो आशंका है, वो चाहे दक्षिण भारत में सबसे बड़ा दल बनकर भारतीय जनता पार्टी उभर जाए और देश में 400 पार हो जाए, नतीजे आने के बाद यही बड़ा सवाल होगा कि क्या फिर ईवीएम का खेला हो गया है, खेला कर लिया गया है। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ये चर्चा आपको कैसी लगी इसे लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन भी दबाइए, और
देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।